हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम फसल, उसका उत्पादन और उसके प्रबंध के बारे में जानेंगे। और इसमें हम देखेंगे फसल क्या होती है, खेतीबाड़ी की पद्धतियाँ क्या हैं, खेतीबाड़ी करते हुए क्या क्या काम हमें करने पड़ते हैं या किसान को करने पड़ते हैं, खेतीबाड़ी करने के बाद जो अनाज पैदा होता है उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। इस बारे में सारी की सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, खेतीबाड़ी आपके परिवार में, आपके घर में लोग करते हैं। हमारा आसपास का जो परिवेश है वो कृषि प्रधान परिवेश है, तो ये चैप्टर समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ खेतीबाड़ी के औजारों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर खुरपी, दराती, बेलचा, हल। तो ये सारे के सारे औजार आपने यूज़ किए हुए हैं और अपने आसपास देखे हुए हैं। तो खेतीबाड़ी में ये सारे के सारे औजार यूज़ होते हैं। तो खेतीबाड़ी की ज़रूरत क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन, पौधे तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। लेकिन बाकी सभी सजीव जो हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए बना नहीं पाते हैं। अपना भोजन जो है वो सजीवों से, जो पौधे हैं, पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, या फिर उन जंतुओं को खाते हैं जिन्होंने उन पौधों को खाया होता है। तो ऊर्जा के लिए हमारी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, उसको भोजन प्रदान करने के लिए खेतीबाड़ी की ज़रूरत है, ताकि पौधों से जो भोजन मिलेगा वही हमारा जो है मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। तो उसके लिए खेतीबाड़ी की जाती है और उसे हम कृषि कहते हैं। तो यहाँ कृषि पद्धतियों के बारे में है थोड़ी सी जानकारी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये फसल होता क्या है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये चीज़ दी हुई है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ये, फसल किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो जैसे गेहूं की फसल का मतलब है पूरे खेत में गेहूं के ही पौधे होंगे और किसी चीज़ के पौधे नहीं होंगे, तो उसे फसल कहते हैं। तो फसल में अन्न भी आता है, सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं। और ये सारा का सारा निर्भर करता है कि कौन सी फसल होगी। वो ताप, आर्द्रता और वर्षा, ये जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं इन पर निर्भर करता है कि गर्मी कितनी है, हवा में नमी कितनी है, या वर्षा कितनी हो रही है। उसके हिसाब से जो है वो पता चलता है कि कौन सी फसल उगनी है। तो मोटे तौर पर अगर बांटा जाए तो भारत में दो तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो उनके नाम है खरीफ फसल और रबी फसल। अब ये खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल वो फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर तक होती है, आप जानते हैं। तो इस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। तो उदाहरण है इसके धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये आपने लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है। तो जून से सितंबर के बीच जो वर्षा ऋतु है उस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, वो खरीफ फसलें कहलाती हैं। और इसी तरह से दूसरा फसल का नाम है रबी फसल, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। शीत ऋतु चलती है अक्टूबर से मार्च तक। तो अक्टूबर से मार्च के बीच जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। ये रबी फसल है। तो आपने कौन सी फसल कब उगाई जाती है, खरीफ फसल किस मौसम में या किन महीनों में उगाई जाती है, वो उसके उदाहरण। रबी फसल कब उगाई जाती है, उसके उदाहरण। तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। तो इसके अलावा रबी और खरीफ फसलों के अलावा भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी दी है कि कई स्थानों पर दालें और सब्जियाँ ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो ये भी हैं। तो ये अलग से है, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि
खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में, रबी फसलें शीत ऋतु में, सर्दियों में। अब उसके बाद फसल पद्धति की जब बात करते हैं तो उसमें हम कृषि पद्धतियाँ जो है उसमें हम क्रियाकलापों की बात करते हैं, क्या क्या काम हमें खेतीबाड़ी के दौरान करने पड़ते हैं। तो वो क्रियाकलाप क्या हैं, चरण क्या हैं, क्या स्टेप्स हैं जिनका किसान जो है उन स्टेप्स को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से खेतीबाड़ी करता है। तो वो ये स्टेप्स हैं। पहला, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी हुई हैं कि जब भी कोई फसल लगानी होती है उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी जो है वो अच्छी से तैयार की जाती है, उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना रहे, कोई कचरा ना रहे, वो अच्छे से साफ़ किया जाता है। उसके बाद बुआई की बात आती है तो उसमें हम बीज बोते हैं, उसके बाद खाद देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, जो घास उग जाती है या अन्य झाड़ियाँ उग जाती हैं तो उनसे सुरक्षा करने के लिए उसमें खरपतवार नाशी डाला जाता है। फिर उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है और उसके बाद जो अनाज इकट्ठा होता है उसका भंडारण किया जाता है जब तक उसकी सप्लाई ना हो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आते हैं, इन्हें हम कहते हैं चरण कृषि पद्धति के। तो इन सब चरणों के बारे में बारी बारी से डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि केंचुए, सूक्ष्म जीव, ये जो है मिट्टी को तैयार करने में सहायता करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ये ह्यूमस भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये मिट्टी तैयार होती है। मिट्टी को उलटना पलटना पड़ता है मिट्टी तैयार करने के लिए, पोला करना पड़ता है ताकि फसल उगाने के लिए बहुत आसानी से हो जाए। उलटने पलटने को, मिट्टी तैयार करने को जुताई कहते हैं। जुताई तो खेत जोतते हैं, इसके लिए हम हल चलाते हैं। हल के अलावा ट्रैक्टर से भी बुआई करते हैं हम। तो ये जो जुताई है ये ट्रैक्टर से, हल से हो सकती है। यहाँ पर औजार कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो वो यहाँ पर ये हल दिखाया हुआ है आपको। हल में बैलों का इस्तेमाल होता है और आप जानते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुदाली है, ये कुदाली का चित्र है। तो कुदाली जो है ये भी पशुओं द्वारा खींची जाती है, इसमें ब्लेड होता है। फिर उसके बाद कल्टीवेटर है जो ट्रैक्टर से चलता है। तो ये सारा मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बुआई। बुआई का मतलब है बीज मिट्टी में डालना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बीज अच्छा होगा तभी फसल अच्छी होगी। तो अच्छे बीजों का चयन कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है तो इसको आप पढ़ें और इसको करके देखना है आपने। तो औज़ार क्या हैं बुआई करने के लिए, तो परंपरागत औज़ार ये दिखाया है। हल के साथ ही एक कीप की तरह एक उपकरण जोड़ दिया जाता है, उसमें ऊपर से बीज डालते जाते हैं। जैसे जैसे हल आगे चलता जाता है बीज मिट्टी में गिरते जाते हैं। तो ये पारंपरिक तरीका है जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन अब एक नया तरीका जो मशीनों में इस्तेमाल होता है वो है सीड ड्रिल। तो इसमें जो है ये ट्रैक्टर के साथ हम इसको जोड़ते हैं, इसमें ऊपर से बीज आता है और नीचे साथ साथ जब जुताई होती है तो उसके साथ साथ बीज मिट्टी में धंसते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो जब हम बीज बो देते हैं उसके बाद उसमें मिट्टी में बीजों को जो पोषक तत्व चाहिए फसल पूरी उगने के लिए, तो उन पोषक तत्वों को हम खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक। तो ये खाद और उर्वरक कहाँ से मिलेंगे, तो खाद आप जानते ही हैं ये जैविक और अजैविक दो टाइप की हो सकती है। तो खाद जो है वो जैविक होती है, कार्बनिक होती है, और ये जो है पशुओं पादपों के अपशिष्ट से
बनती है। आप जानते हैं घरों में खाद हम बनाते हैं, इसमें आप छठी क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ चुके हैं। केंचुए खाद बनाते हैं इससे, गोबर की खाद भी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कुछ रासायनिक उर्वरक होते हैं। रासायनिक उर्वरक जो हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इसमें पादप और जंतु अपशिष्टों का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो ये कुछ उर्वरकों के उदाहरण हैं, ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। यूरिया तो सबसे कॉमन है, जो हम यूज़ करते हैं खेतों में, जो बिल्कुल सफ़ेद जैसा दिखता है, चीनी की तरह, खेतों में हम डालते हैं। तो ये उर्वरक और खाद जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिससे हमें फसल अच्छी मिलती है। तो आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं अंतर। इन्हें आपने याद भी रखना है, नोट भी करना है। सबसे पहला अंतर है कि उर्वरक मानव निर्मित है, ये लवण है। खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर और पौधों के अवशेष अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है, खाद खेतों में बनती है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस देता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, खाद से ह्यूमस मिलता है, ह्यूमस जिससे मिट्टी में नमी बनती है। उर्वरक पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसलिए खाद हमें ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है। उर्वरक कम मात्रा में डालने से भी काम चल पड़ता है। तो ये उर्वरक और खाद में अंतर हैं, लेकिन खाद के भी अपने कुछ लाभ हैं, जिस वजह से उर्वरक जो हैं उनका इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन फिर भी खाद से हम मानते हैं कि उर्वरक की तुलना में ज़्यादा अच्छी फसल होती है। क्यों? उसके लिए ये वजह दी हुई है यहाँ पर। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र रहती है, जिससे गैसें आसानी से उसमें जा सकती हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो जीवाणु पौधों को बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है, तो मिट्टी अच्छी बनी रहती है। तो ये सारी वजह हैं जिस वजह से खाद को अच्छा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिंचाई। सिंचाई आप जानते ही हैं, सिंचाई का मतलब है पौधों को पानी देना। तो पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं वो आपको पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं: निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर, जब ज़रूरत हो, बराबर बराबर अंतराल पर कुछ कुछ टाइम बाद हम पानी देते हैं खेत में, तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई कितनी करनी है वो फसल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी में पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है, वर्षा होगी तो पानी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। सिंचाई कैसे कर सकते हैं? तो सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, नदियाँ, बांध, नहर। तो इनसे हम सिंचाई कर सकते हैं। अब सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पारंपरिक तरीके जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे, अभी भी कई जगह पर यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें ये दिखाया है। मोट कुएं की तरह है, यहाँ पर पानी निकाला जाता है और उसको वहीं पर डाल दिया जाता है, उससे बहता हुआ ये खेतों तक पहुँच जाता है। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पानी जा रहा है। इसके बाद चेन पंप, इसमें भी यही है, लेकिन यहाँ पर पंप का इस्तेमाल होता है पानी निकालने के लिए, और फिर वो पानी खेतों में जाता है। उसके बाद एक ये रहट है, आजकल ये कहीं नज़र नहीं आता, पर इसमें भी एक मशीन है, लेकिन वो मशीन जो है वो बैल चलाता है, बैल गोल गोल घूमता जाता है और उससे हमारा ये जो सिस्टम लगा है ये गोल घूमता है। इसमें बाल्टियाँ जैसी लगी हैं, जब ये गोल घूमता है नीचे जो पानी है वो ऊपर आता है और वो पानी जो है बहता हुआ खेत में जाता है।
एक और इसका पारंपरिक तरीका है ये ढेकली। इसमें भी कुएं की तरह है, लेकिन इसमें पानी निकालने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया है। इससे जो है पानी निकालते हैं और फिर पानी जो है खेतों में डालते हैं। तो इस तरह से ये सिंचाई की पारंपरिक विधियाँ हैं। लेकिन इन विधियों में पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी जब खुले में बहता है तो उसका वाष्पन ज़्यादा होता है, पौधों की जड़ों तक कम पानी पहुंचता है। तो पानी की कमी हो या पानी बचाना हो तो इन तरीकों से नहीं बच सकता। तो उसके लिए हमें सिंचाई की आधुनिक विधियों की ज़रूरत पड़ती है, नए तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। तो नए तरीके क्या हैं? ये है, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ये ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो सबसे पहले छिड़काव तंत्र की बात करते हैं। तो छिड़काव तंत्र में क्या है कि मोटर लगी होती है जो पानी निकालती है कुएं या हैंडपंप से, और उसको पाइप के माध्यम से खेत में जगह जगह उसमें स्प्रिंकलर, छिड़काव के लिए फव्वारे लगे होते हैं, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा। तो पानी वहाँ जाता है और वहाँ से छिड़काव होता है चारों तरफ, तो उससे पौधों को पानी मिलता है। चारों तरफ यहाँ छिड़काव हो रहा है, तो इससे पौधों को पानी मिलता है और इसमें पानी की बचत होती है, पानी बर्बाद नहीं होता। तो एक ये तरीका है छिड़काव तंत्र। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का भी आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं सामने। इसमें क्या होता है कि पाइप ज़मीन के अंदर लगी होती है। ये पौधों की जड़ों के पास इस पाइप में छेद होते हैं जगह जगह, एक छेद यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। और ये मोटर है, ये पानी यहाँ पर इस पाइप में सप्लाई करता है, और ये यहाँ जो छेद होते हैं पाइप में, वहाँ से वो बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है। बूंद बूंद करके जब पानी निकलता है, इस बूंद बूंद करके धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी निकल रहा है, इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो ड्रिप मतलब ये बूंद बूंद करके गिरना। तो इस तरीके से ये पौधों की जड़ों में डायरेक्ट पानी पहुंचता है, तो इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो इस तरह का सिस्टम वहाँ जहाँ पर पानी की बहुत कमी है वहाँ के लिए एक वरदान है। तो ये सारा का सारा आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आपको पानी बचाने वाली दो विधियों की बात करें सिंचाई की, तो आपने ये दोनों लिखनी है, इनके चित्र बनाने हैं। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। नेक्स्ट स्टेप जो है खरपतवार से सुरक्षा का मतलब है कि खेत में कई ऐसे अवांछित पौधे उग जाते हैं अपने आप, प्राकृतिक रूप से। अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो फसल के साथ उग रहे हैं, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि फसल को फैलने के लिए पूरी जगह मिले। तो वो जो अवांछित पौधे हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अवांछित ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए, अपने आप उग रहे हैं, तो उसे खरपतवार कहते हैं। तो उन खरपतवार को हटाने का जो काम होता है उसे कहते हैं निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो ये निराई का काम करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है पहले पुराने टाइम में हाथ से हटाते थे, उखाड़ते थे, लेकिन अब आजकल के टाइम में खरपतवार नाशी आ गए हैं, एक दवाइयाँ आ गई हैं जिनका छिड़काव करते हैं, जैसे 2,4-D ये दवाई का नाम है, खरपतवार नाशी का। तो इसका इस्तेमाल करके इसका छिड़काव करते हैं, तो ये जो खरपतवार होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और पौधा, जो फसल के पौधे हैं, वो आसानी से फैल सकते हैं। तो ये स्टेप था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो आता है कटाई का। तो जब खेत में फसल पक जाती है तो उसके बाद फसल को काटा जाता है। तो काटने के लिए परंपरागत जो तरीका है वो ये है दराती का। यहाँ पर हमारे आसपास यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन जहाँ पर खेत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर जो है वो फसल को काटने का काम करता है, और उसके बाद जब फसल कट जाती है तो उसको, उसमें से अनाज के दाने और भूसा जो अलग करना होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं जिससे भूसा अलग हो जाता है और अनाज के दाने अलग हो जाते हैं।
आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं जो ये पूरा का पूरा काम एक साथ कर लेती हैं। तो उस मशीन का नाम है कंबाइन। कंबाइन मतलब ये होता है कि एक साथ कई काम करना। तो कंबाइन जो मशीन है उसमें फसल काटने का भी सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम जो है यहाँ पर ये फसल काटने के लिए है, और उसके बाद जब फसल कट जाती है तो वो इकट्ठी होती है इसी के अंदर, और वहाँ पर ये जो है उसकी भूसा और अनाज को अलग करता है। तो फसल कटती भी जाती है और उसमें से अनाज अलग भी होता जाता है। तो इस तरह की मशीन को हम कंबाइन कहते हैं। हमारे यहाँ जो यूज़ होती हैं वो ये विनोइंग, जो क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके हो, विनोइंग, फटकना। तो फटक कर भी इस्तेमाल हम अनाज को भूसे से अलग करते हैं। इसमें हवा से जो है अनाज भूसे से अलग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भंडारण। भंडारण का मतलब है अनाज जो हमने इकट्ठा कर लिया, अब उसको रखना है, बचा कर रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, उसका बीजों के रूप में भी इस्तेमाल हो सके और उसकी सप्लाई भी हो सके। जहाँ जहाँ ज़रूरत है फसल की, अनाज की, वहाँ पर उसका सप्लाई भी की जा सके। तो भंडारण करने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि वो फसल जो हमने पैदा की है इतनी मेहनत करके, वो ख़राब ना हो जाए। तो उन दानों को सुखाना भी ज़रूरी है, सुखा कर रखना है, नमी से बचा कर रखना है। इसके साथ साथ जो है कीट, जीवाणु, कवक, इनसे बचाना है, चूहों से बचाना है। तो इन सब से बचाने के लिए हमें उनको धातु के बड़े बड़े बर्तनों में रखना पड़ता है। तो बड़े पैमाने पर हमें जब भंडारण करना होता है तो उसके लिए जो भंडार गृह होते हैं तो उन्हें हम साइलो कहते हैं। तो वहाँ पर उसको भंडारण करके इकट्ठा करके रखा जाता है। तो अनाज भंडारण के लिए जो साइलो है उसका यहाँ पर आपके पास एक ये चित्र दिया हुआ है। उसके अंदर कैसे भंडारण किया जाता है, ये बोरी के अंदर आपका भंडार गृह में रखा हुआ है। तो इस तरीके से भंडारण किया जाता है। तो ये लास्ट स्टेप है, जब हम भंडारण करते हैं तो हमारे फसल का जो कृषि का पूरा चरण पूरा हो गया। यहाँ से भंडारण के बाद ये सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से कृषि पद्धतियाँ, फसल का प्रबंधन जो है ऐसे किया जाता है। इसके साथ साथ खेती बाड़ी करने वाले लोग जो हैं वो साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं, मछली का भी पालन करते हैं, पशुओं का भी करते हैं, क्योंकि पशुओं के बिना कृषि करना लगभग असंभव है। तो ये सारा पूरा यहाँ पर ये चैप्टर था। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी वो यहाँ पर कुछ मुख्य बातें आपके सामने भी हैं, यहाँ पर दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या जाना। उसके बाद यहाँ पर सामने आपके क्वेश्चंस हैं जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं। यहीं पर आप स्क्रीन में देखकर इनको करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस समझ में ना आए उनको आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने खुद कोशिश करनी है कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हों तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। जहाँ जो चीज़ आपको लगे कि नहीं समझ आई है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ के दोबारा फिर इन क्वेश्चंस पर आ सकते हैं और फिर आंसर कर सकते हैं इनका। तो ये क्वेश्चन है पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये खाली स्थान भरने हैं। उसके बाद मिलान करने के लिए हैं। उसके बाद रबी खरीफ फसल के दो दो उदाहरण देने हैं। फिर एक एक पैराग्राफ लिखना है आपको इन चरणों पर। तो 4-4 लाइनें कम से कम इनके बारे में आपने लिखनी है। फिर उसके बाद उर्वरक और खाद में अंतर। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे वही चीज़ें हैं जो हमने अभी चैप्टर में इसमें पढ़ी हैं। तो आपने एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपने करना हो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, फिर आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, और जो क्वेश्चंस रह जाएं उनको आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जो आप क्वेश्चंस पूरे कर लें उनकी फ़ोटो खींच के भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देनी है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। जो क्वेश्चंस होंगे आपके उनको सॉल्व करके हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।